Good morning, dear students. So we are going to start new chapter, which is coordination compound. This chapter is quite simple as compared to P block and D block, because in that chapters we have to remember a lot of reactions and a lot of concepts. But in this chapter, all things are conceptual based. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जैसे आप इसका नाम देख भी रहे हो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि वहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऐसा कोवलेंट टाइप का बॉन्ड होता है जिसके अंदर हमारे पास एक डोनर एटम होता है और एक एक्सेप्टर एटम होता है। फॉर एग्जांपल, आपने ये एग्जांपल पढ़ा होगा जो सबसे सिंपली आप पढ़ते हो, NH3 और BF3 का। अब BF3 लेविस एसिड होता है, NH3 लेविस बेस है, क्योंकि यहाँ एक लोन पेयर होता है। तो ये डोनर एटम का काम करता है, ये एक्सेप्टर एटम का काम करता है, और यहाँ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। सो यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे बेटा। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए जो दो सिंपल रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट ये है कि एक हमारे पास डोनर एटम होना चाहिए, मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच। एक एक्सेप्टर होना चाहिए, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच को आपको याद होगा, इसको हम लेविस बेस बोला जाता है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को हम लेविस एसिड बोलते हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर ये दोनों चीज़ें होती हैं बेटा, एक डोनर होगा, एक एक्सेप्टर होगा। जो एक्सेप्टर होता है, आप इन चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, जब हम एग्जांपल्स पे आएंगे तो इनको बहुत अच्छे से डील करेंगे। डोनर एटम जो होता है, इस डोनर एटम को कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में हम लिगेंड्स कहते हैं, और ये जो एक्सेप्टर एटम बोला है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल एटम या सेंट्रल एटम आयन। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है जो आप ध्यान रखोगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस किस के बीच बनता है? बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है उसको हम यहाँ लिगेंड्स बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है उसको हम सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन बोलते हैं। नाउ इसी चीज़ को थोड़ा सा हम आगे करते हैं। ये जो सेंट्रल एटम आपने लिया है, ये सेंट्रल एटम यूजुअली डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है बेटा, और डी ब्लॉक में भी जो हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने हैं, वो कंपाउंड हमने डील करने हैं मेनली 3D सीरीज के। और 3D सीरीज का मतलब है स्कैंडियम 21 से शुरू होके जिंक 30 पे जो खत्म होंगे। चलिए, यहाँ जो सबसे पहले चीज़ लिखी गई है वो एडिशन कंपाउंड्स को डिफाइन किया गया है। एडिशन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड से मिलके बनते हैं, और एडिशन कंपाउंड हमारे पास दो तरीके के होते हैं बेटा। वन इज़ नोन एज डबल सोल्ट एंड सेकंड इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दोनों के अंदर जो मेजर डिफरेंस होते हैं, दो मेन डिफरेंस हैं बेसिकली दोनों के अंदर, हम उनको एक बार डील कर लेते हैं। डबल साल्ट जो होते हैं, दे lose their identity in aqueous solutions। एक्वस सॉल्यूशन या किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जब इनको डिसोल्व किया जाता है तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं, मीन्स आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप ध्यान से देखोगे तो मैं यदि लास्ट एग्जांपल को पिक करता हूँ जिसको कार्नालाइट कहा जाता है, KCl MgCl2.6H2O।
तो इसको जब आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो यहाँ से जो आयंस आपको मिलेंगे वो कौन कौन से होंगे? के पॉजिटिव विल बी देयर, Mg2 पॉजिटिव विल बी देयर एंड Cl नेगेटिव विल बी देयर। तो इन कंपाउंड्स की जो सबसे बड़ी खासियत होती है वो यही है कि ये सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल होते हैं, बट जैसे ही आप एक्वस स्टेट या सॉल्यूशन स्टेट की बात करते हो वहाँ ये अनस्टेबल होते हैं और डिसोसिएट कर जाते हैं इसके कंस्टिट्यूएंट के अंदर। सेकंड जो इनकी खास बात होती है वो ये है कि इन कंपाउंड्स के अंदर जो मेटल एटम होते हैं, जैसे आपका कैल्शियम है या मैग्नीशियम है, सॉरी पोटेशियम है, ये अपनी नॉर्मल वैलेंसी शो करते हैं। नॉर्मल वैलेंसी, वैलेंसी एज यू ऑल नो इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको वैलेंसी कहा जाता है। तो डबल सोल्ट में जो मेटल्स होते हैं वो नॉर्मल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे पोटेशियम की वैलेंसी हमें पता है 1 होती है, Mg की हमें पता है 2 होती है वैलेंसी। लेकिन यदि मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करता हूँ तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सॉल्यूशन में भी स्टेबल होते हैं, सॉलिड स्टेट में तो होते ही होते हैं, ये कभी भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं सॉल्यूशन में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बेटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लिखा हुआ है, दे डू नॉट कंप्लीटली लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशंस, कभी भी ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। और सेकंड जो यहाँ वैलेंसी शो करते हैं ये नॉर्मल वैलेंसी जनरली अलग होती है, क्योंकि यहाँ पे हम आगे चल के पढ़ेंगे एक थ्योरी आएगी वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, तो वहाँ हम डील करेंगे कि मेटल के पास 2 तरीके की वैलेंसीज होती हैं बेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो उस पर तो हम बाद में आएंगे, बट अभी के लिए जो मेन डिफरेंस है वो आप याद रखिएगा। डबल सोल्ट जो है वो एक्वस सॉल्यूशंस में अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं, बट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। सेकंड, डबल सोल्ट में जो मेटल होते हैं वो नॉर्मल वैलेंसी शो करते हैं, बट यहाँ नॉर्मल वैलेंसी से अलग वैलेंसी शो होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को डील करते हैं। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है वर्नर को। वर्नर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी दी थी, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। बेसिकली मेटल कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड जो फर्स्ट अटैम्प्ट था वो इन्होंने दिया था, और इसी वजह से इनको वर्नर्स को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। नाउ इस चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको समझनी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपको बता चुका हूँ क्या होता है। सेंट्रल मेटल एटम या आयन, इसकी भी हमने बात की थी कि एक एक्सेप्टर होता है, लेविस एसिड की तरह काम करता है और यूजुअली डी ब्लॉक का होगा। लिगेंड्स की हम बात कर चुके हैं कि दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसेस विच आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं बेटा। फर्स्ट, डेंटिसिटी ऑफ ए लिगेंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसको करने के लिए जस्ट तो लिगेंड्स की यदि मैं बात करता हूँ बेटा, so these are इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज और लेविस बेस का ये काम करते हैं। एक चीज़ तो ये है। अब ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, किसी पर्टिकुलर लिगेंड्स के अंदर कितने डोनर एटम हैं, नंबर ऑफ डोनर एटम्स और साइट्स, इसको कहा जाता है डेंटिसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर लिगेंड। डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इसको, ध्यान से समझिए। है क्या बेटा,
all ligands are capable of forming coordinate bond with the central metal ion. लिगेंड्स की एक खास बात होती है कि वो सारे के सारे ही सेंट्रल मेटल के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बट किसी पर्टिकुलर लिगेंड्स के अंदर कितनी डोनेटिंग साइट्स हैं जहाँ से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल एटम के साथ, उसको कहा जाता है डेंटिसिटी ऑफ ए लिगेंड। एक एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा आप। जैसे मान लीजिए मैं वाटर की बात करूं बेटा, जब मान लीजिए मैं अमोनिया की बात करता हूं। वाटर में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं जो ये डोनेट कर सकता है किसी मेटल को। NH3 में भी एक लोन पेयर है जो ये डोनेट कर सकता है मेटल को। तो यदि मैं इन दोनों केसेस की बात करता हूँ तो मेरे पास वाटर में ऑक्सीजन डोनर साइट होगा, अमोनिया में नाइट्रोजन डोनर साइट होगा। और यदि आप नंबर ऑफ डोनर साइट की बात करोगे तो दोनों में नंबर ऑफ डोनर साइट्स कितनी होंगी? 1 होंगी। यहाँ अकेला ऑक्सीजन है जो डोनेट कर सकता है, यहाँ नाइट्रोजन है जो डोनेट कर सकता है। और एग्जाम्पल नहीं, मान लीजिए मैं क्लोराइड आयन की बात करूँ तो क्लोराइड आयन में भी आप यदि गौर फरमाओगे तो यहाँ एक ही एटम है और इसी के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये डोनेट करेगा, तो यहाँ भी डोनर साइट कितनी आएंगी? 1 आएंगी। तो ये जो हमने डिफाइन किया है नंबर ऑफ डोनर साइट, इसको कहा जाता है डेंटिसिटी ऑफ ए लिगेंड। और इस डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास कई तरीके के लिगेंड्स हो सकते हैं। ऐसे लिगेंड्स जिनकी डेंटिसिटी 1 होती है, इनको हम मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट कहते हैं। जिनकी डेंटिसिटी 2 होगी, फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए मैं इसको कंसिडर करता हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा, CH2 CH2 NH2 NH2 और दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है। अब यदि ये किसी पर्टिकुलर मेटल के साथ यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा बेटा, तो यहाँ आप ध्यान से देखो, हमारे पास 2 साइट्स हैं जहाँ से बॉन्ड बन सकता है। एक ये नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और दूसरा ये नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो यदि आप इस लिगेंड की डेंटिसिटी की बात करोगे तो डेंटिसिटी कितनी आएगी? यहाँ 2 आएगी। और ऐसे लिगेंड्स जिनकी डेंटिसिटी 2 होती है उनको हम बाइडेंटेट कहते हैं। सो ये जो लिगेंड है ये बाइडेंटेट लिगेंड्स का एग्जाम्पल है और इसका नाम होता है, इन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका पूरा नाम यदि आप लिखोगे तो पूरा नाम होता है इथाइलिन डाई अमीन। इथाइलिन डाई अमीन। इन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस पर्टिकुलर लिगेंड्स में इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा बेटा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं अब बात करूँगा जिसकी। इस पर्टिकुलर लिगेंड्स के अंदर जो डोनर साइट है, यदि आप ध्यान से देखोगे तो वो दोनों डोनर साइट सेम है। मीन्स यहाँ से भी नाइट्रोजन डोनेट करेगा, यहाँ से भी नाइट्रोजन डोनेट करेगा। ऐसे बाइडेंटेट लिगेंड्स जिनके अंदर डोनर साइट सेम होती है उनको कहा जाता है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। जब हम आइसोमेरिज्म की बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर तो इन चीज़ों का बहुत रोल होगा बेटा, ध्यान से समझिए इसे। बाइडेंटेट लिगेंड्स वो हैं जिनके अंदर 2 डोनर साइट है और उस बाइडेंटेट में भी यदि दोनों डोनर साइट एक जैसी हों तो उसको कहा जाता है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। एक एग्जांपल देखते हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स का, इसको ध्यान से समझिएगा। CH2 NH2 COO नेगेटिव।
अब यदि आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में डोनर साइट कंसिडर करोगे तो यहाँ दो डोनर साइट हैं, वन इज़ दिस नाइट्रोजन एंड सेकंड इज़ दिस ऑक्सीजन। तो ये भी कैसा लिगेंड होगा? बाइडेंटेट। लेकिन यदि यहाँ आप डोनर साइट कंपेयर करते हो तो एक डोनर साइट है नाइट्रोजन, दूसरी डोनर साइट है ऑक्सीजन। मीन्स जो डोनेटिंग साइट है वो दोनों की दोनों अलग अलग हैं। तो इसको यदि हम बोलेंगे तो इसको कहा जाएगा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। अनसिमेट्रिकल मीन्स डोनर साइट जो है हमारे पास वो दोनों की दोनों क्या है? अलग अलग है। सो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिकल बाइडेंटेट और अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट। अच्छा, इस लिगेंड का जो नाम होता है, इस लिगेंड्स का नाम है ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्लाई से, GLY ब्रैकेट में लिखा मिलेगा आपको। सिमिलरली लिगेंड्स कैन बी ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट। तो डेंटिसिटी जो है वो डिपेंड करती है उसके डोनर साइड के ऊपर, जिसको हम डेंटिसिटी कहते हैं। हेक्साडेंटेट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ वही सारी चीज़ें बताई गई हैं बेटा, आप ध्यान से देखिएगा इसको एक बार। हेक्साडेंटेट जिसमें 6 डोनर साइट्स होंगे, तो उसका यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसको कहते हैं EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। एसिटिक एसिड से एसीटेट बनता है बेटा, CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड, और CH3COO- इसको जनरली एसीटेट आयन कहा जाता है। टेट्रा एसीटेट का मतलब है 4 जो इसमें आयन होंगे वो एसीटेट आयन्स होंगे बेटा। लेकिन जब आप कनेक्टिविटी देखोगे तो ये इस फॉर्म में कनेक्ट ना हो के ये कनेक्ट होता है इस फॉर्म में, CH2COO-। यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है क्योंकि इसको कार्बन से बॉन्ड बनाना होता है, सॉरी नाइट्रोजन से। डाई अमीन का मतलब 2 ऐसी साइट्स होंगी जिसमें नाइट्रोजन होगा। तो यदि आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे, ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है देखो बेटा, तो 2 तो टेट्रा डाइएसिटेट ये हैं, 2 डाइएसिटेट ये हैं, तो 4 टेट्रा एसीटेट हैं इसके अंदर बेसिकली, जिसको हमने बोला है। और इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन लिखा गया है CH2 के लिए, CH2 को इथाइलिन बोला जाता है 1 यूनिट, तो इथाइलिन डाई 2 यूनिट हैं, और डाइअमीन NH के लिए बोला गया है। तो इसमें 6 डोनर साइट्स होती हैं, 4 डोनर साइट होती हैं ऑक्सीजन की और 2 डोनर साइट होती है नाइट्रोजन की। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग आपके पास लिगेंड्स जो है वो मोनोडेंटेट हो सकते हैं, बाइडेंटेट हो सकते हैं। बाइडेंटेट में फर्दर फिर सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल हो सकते हैं, ट्राइडेंटेट हो सकते हैं, टेट्राडेंटेट हो सकते हैं, पेंटाडेंटेट हो सकते हैं, हेक्साडेंटेट हो सकते हैं। और हेक्साडेंटेट का एक वेल नोन एग्जाम्पल है जिसको हम EDTA कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स का मतलब क्या है? ये ऐसे लिगेंड्स होते हैं बेटा जिनके पास मोर देन 1 डोनर साइट होती है, बट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये जब सेंट्रल एटम से कोऑर्डिनेट करते हैं तो सिर्फ एक ही साइड से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि मैं बात करता हूँ NO2- नाइट्राइट आयन की, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है, देखो ये अब यदि इसको किसी मेटल से कोऑर्डिनेट करना है, तो जब ये मेटल से कोऑर्डिनेट करेगा तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी हैं बेटा, ये ऑक्सीजन से भी कर सकता है और नाइट्रोजन से भी कर सकता है।
लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जब ये किसी सेंट्रल मेटल से बॉन्ड बनाता है तो इन दोनों में से किसी एक का ही यूज़ करेगा, वो दोनों का यूज़ नहीं करेगा कभी भी। तो ऐसे लिगेंड्स जिनके पास मोर देन वन डोनर साइट होती है, बट जब वो कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उस टाइम सिर्फ एक ही एक्टिव होगी वहाँ पे, ऐसी लिगेंड्स को कहा जाता है एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। और एम्बीडेंटेट लिगेंड्स की एक खास बात होती है कि ये लिंकेज आइसोमर शो करते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी मैं इसका मीनिंग थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लिंकेज का मतलब होता है कनेक्टिविटी। तो यदि आप इन दोनों केसेस में देखोगे तो यदि ये नाइट्रोजन से कनेक्ट करेगा तो यहाँ मेटल और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगा, लेकिन यदि ऑक्सीजन से कनेक्ट करेगा तो मेटल और ऑक्सीजन से बॉन्ड बनेगा। तो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली लिंकेज आइसोमर, जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है, सिर्फ कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। तो यदि ये नाइट्रोजन से डोनेट करता है किसी कॉम्प्लेक्स में और सेम मोलिकुलर फार्मूला में ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट कर जाए तो ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं लिंकेज आइसोमर। इसको हम डील करेंगे एग्जांपल्स में जब बाद में हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। बट अभी के लिए आप एम्बीडेंटेट लिगेंड्स को ध्यान रखिएगा। ऐसे लिगेंड्स जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर साइट होती हैं, बट जब वो कॉम्प्लेक्स बनाता है तो सिर्फ एक ही एक्टिव रहेगी, बाकी नहीं रहेंगे। चिलेटिंग लिगेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बेटा, ध्यान रखिएगा इसको, चिलेटिंग लिगेंड्स को। कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं, और जनरली ये लिगेंड्स पॉलीडेंटेट होते हैं बेटा। मोनोडेंटेट कभी भी चिलेशन वो नहीं करते हैं। पॉलीडेंटेट मीन्स जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर साइट होंगी। ऐसे लिगेंड्स या ऐसे पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जब मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं तो वो एक साइक्लिक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला है। कुछ पॉलीडेंटेट लिगेंड्स ऐसे होते हैं जब वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो वहाँ पे एक साइक्लिक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनती है। ऐसे लिगेंड्स जो ऐसी स्ट्रक्चर बना सकते हैं उन लिगेंड्स को कहा जाता है चिलेटिंग लिगेंड्स। और जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती हैं उन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है चिलेट। और ये जो सारा फिनोमिना होता है, दिस फिनोमिना इज नोन एज चिलेशन। दोबारा सुनिए तीनों टर्म्स हैं क्या। फर्स्ट, कुछ पॉलीडेंटेट लिगेंड्स ऐसे होते हैं जब वो किसी सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, तो वहाँ साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बनती है। ऐसे लिगेंड्स को कहा जाता है चिलेटिंग लिगेंड्स। जो साइक्लिक रिंग कंपाउंड बने हैं उनको कहा जाता है चिलेट। और ये जो पूरा फिनोमिना होता है इसको हम कहते हैं चिलेशन। एग्जाम्पल देखिए एक, कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स है बेटा, CuEn ट्वाइस और 2 पॉजिटिव इस पे चार्ज की हम अभी बात नहीं करेंगे, सिर्फ आप याद रखिएगा इसको। तो यहाँ कॉपर है सेंट्रल एटम और इथाइलिन डाइअमीन की 2 यूनिट जुड़ी हुई है। तो इथाइलिन डाइअमीन की यदि स्ट्रक्चर आपको याद है हमने अभी बनाई थी, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर थी बेटा। एक CH2 ये है, एक CH2 ये है और इससे NH2 कनेक्ट है। सिमिलरली यहाँ भी कुछ ऐसी ही स्ट्रक्चर बनेगी। अब जब यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बन सकता है। नाइट्रोजन बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और सिमिलरली ये जो नाइट्रोजन एटम है ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो यदि आप यहाँ देखोगे ध्यान से तो 2 साइक्लिक रिंग बनेंगी, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ऐसे लिगेंड्स जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करते वक्त साइक्लिक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको कहा जाता है चिलेटिंग लिगेंड्स। एक चीज़ है यहाँ पे जो याद रखनी है, चिलेटिंग लिगेंड्स या चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। जिन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर चिलेटिंग लिगेंड्स लगे होते हैं
वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन चिलेटेड। कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंट्रल एटम के साथ कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं वो सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। द नंबर ऑफ लिगेंड्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल एटम। इसको निकालने का एक फार्मूला है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू number of ligands into density of ligands, and this is additive summation। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से करेंगे, बट उससे पहले मैं बाकी टर्म्स को एक बार डिफाइन कर देता हूँ। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल होता है और जो लिगेंड्स होते हैं उनको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं बेटा, और इसको एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहा जाता है। सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स आर एनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, और ये मिलके कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनाती है। चलिए, कोऑर्डिनेशन स्पेयर एंड आयनाइजेशन स्पेयर। अब ये जो स्पीसीज हमारे पास आई है MLN, इसी को हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। और जब आप आगे एग्जाम्पल देखोगे तो कुछ आयंस या कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो या तो इसके राइट साइड में लिखे जाते हैं या फिर लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं। तो ये जो आयन लेफ्ट और राइट में लिखे जाते हैं, दीज आर जनरली नोन एज आयोनाइजेशन स्पेयर, आयोनाइजेशन स्पेयर। ध्यान से समझिएगा बेटा, ये टर्म रिलेटेड एक जैसी ही है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब भी यही था कि मेटल और लिगेंड्स मिलके कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब ये है कि उन मेटल और लिगेंड्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट और राइट में जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं दे आर नोन एज आयनाइजेशन स्फीयर। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही आयनाइजेशन स्फीयर हो बेटा, कॉम्प्लेक्सेस न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। कॉम्प्लेक्स आयन, ये जो पार्ट है, जब हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, उस टाइम ये बहुत रोल प्ले करेगा बेटा। कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब समझिए आप है क्या। ये जो स्पीसीज जिसको हमने अभी कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोला था, ड्यूरिंग नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसी चीज़ को हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। अब ये कॉम्प्लेक्स आयन तीन तरीके का हो सकता है। एनायनिक मीन्स इस सारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस चार्ज हो, कैटायनिक इस कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज हो, और न्यूट्रल मीन्स इसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो। दोबारा सुन लीजिए इस चीज़ को। जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, तो बेसिकली जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है उसी को जनरली हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। अब ये कॉम्प्लेक्स आयन तीन तरीके का हो सकता है, एनायनिक हो सकता है, कैटायनिक हो सकता है, और न्यूट्रल हो सकता है। यदि इस पर नेट नेगेटिव चार्ज है तो ये एनायनिक होगा, नेट पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैटायनिक होगा, और यदि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल होगा। एग्जाम्पल्स नीचे लिखे हुए हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ये वही है जो आप रेडॉक्स में ऑलरेडी पढ़ के आए हो बेटा। यदि इस मेटल से अटैच्ड लिगेंड्स को हम हटा दें अलोंग विद देयर शेयर्ड पेयर, तो इस मेटल के ऊपर जो भी चार्ज बचेगा दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द दैट पर्टिकुलर मेटल। इन दो चीज़ों को हम समझेंगे बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलेगा और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन,
कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन का मतलब क्या होता है कि यदि हम स्पेस में पोजीशन देखें लिगेंड्स की अराउंड सेंट्रल एटम, जैसे मान लीजिए हमने कोई कॉम्प्लेक्स लिया NiCO4, तो इस निकेल के अराउंड ये जो CO ग्रुप लगे हुए हैं ये किस तरीके से अटैच हैं इन स्पेस, उस अरेंजमेंट को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। और मेनली हमने जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन पढ़ने हैं वो दो ही पढ़ने हैं बेटा, एक जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और एक जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये टेट्राहेड्रल होगा या फिर ये स्क्वायर प्लेनर होगा, और 6 में तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी होती है ऑक्टाहेड्रल की। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से मतलब क्या है, देखो it is equal to the total number of electrons that possessed by central atom or ion and which are donated by the ligands। यदि उन दोनों को हम जोड़ दें तो हमारे पास जो आ जाएगा उसको कहा जाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे इसको भी हम एग्जांपल से डील करेंगे। अभी लास्ट टर्म एक बार हम डिफाइन कर लेते हैं, होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। यदि सेंट्रल एटम के साथ लिगेंड्स जो लगे हुए हैं वो सारे के सारे एक जैसे हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को कहा जाता है होमोलैप्टिक। होमो मीन्स सेम या सिंगल, एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो यदि डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स लगे हुए हैं या एक से अलग लिगेंड्स लगे हुए हैं तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हेट्रोलैप्टिक कहा जाता है, और यदि सारे लिगेंड्स सेम हैं तो इनको होमोलैप्टिक कहा जाता है। चलिए, तीन चीज़ें हमारे छोड़ी थी बेटा। वन इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट होगा, एंड थर्ड इज़ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। चलिए इन चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं। आई एम पिकिंग फ्रॉम वेरी सिंपल एग्जाम्पल। चलिए, NiCO4, सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का हमारे पास एक फार्मूला था, समीशन नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड। तो यदि आप नंबर ऑफ लिगेंड्स यहाँ पे देखते हो तो कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं, 4 इनटू डेंसिटी। अब यदि आप CO की बात करोगे तो CO के अंदर जो डोनर साइट होती है वो सिर्फ एक होती है और वो होती है ऑक्सीजन। एक डोनर साइट होती है इसके अंदर। तो यदि आप यहाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो इस पर्टिकुलर केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा क्या आएगा, देखो नंबर ऑफ लिगेंड्स 4 इंटू डेंसिटी 1, कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 4। एक्चुअल में CO में डोनर एटम कार्बन होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन नहीं है इसके अंदर। इसकी बॉन्डिंग की जब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्सेस की तब इसको डील करेंगे। इसमें जो डोनर एटम है वो कार्बन होता है। तो फर्स्ट थिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर आई थिंक क्लियर होगा आपको, दोबारा देख लीजिए एक बार। कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड्स कितने हैं 4 और डेंसिटी कितनी है इसकी 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 4। चलिए सेकंड, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। निकेल का हमने निकालना है, जिसका निकालते थे उसको हम एक्स अज्यूम करते थे, +4 इंटू CO जो है ये न्यूट्रल लिगेंड्स होता है बेटा, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पे न्यूट्रल है तो इसको भी आप किसके बराबर रखोगे, 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 0। तो दो चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वन केस का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो 4 आएगा,
ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगी वो 0 आएगी। अब थर्ड बात आती है इसके इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर की। तो इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर की यदि हम बात करते हैं तो इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब है जितने निकेल के पास इलेक्ट्रॉन हैं और जितने लिगेंड्स इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। अब निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 आई है तो इसका मतलब क्या है कि निकेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना इसका एटॉमिक नंबर है, और वो कितना होता है 28 प्लस CO। अब लिगेंड्स जो होते हैं बेटा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड यदि वो बनाएंगे तो वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि डोनर एक्सेप्टर की यदि आप बात करते हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनता है तो डोनर एटम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं, यदि 1-2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 4 लिगेंड्स कितने देंगे, 8। तो टोटल कितना आएगा 36। तो इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आएगा वो कितना आएगा 36। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, FeCO5। अब यदि आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यदि मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूँ, लिगेंड्स कितने हैं 5, डेंसिटी 1, कितने आएगा 5। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल चुके हैं, x + 5 × 0, ये भी कितनी आएगी 0। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, आयरन के पास इलेक्ट्रॉन 26 प्लस एक CO ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 5 कितने देंगे 10, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 36। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, NiCl4 2 नेगेटिव। ये लास्ट एग्जांपल है जो मैं आपको कराता हूँ, ध्यान से देखिएगा, फिर 2 एग्जांपल हैं वो आप करके देखिएगा अपने आप। सबसे पहले निकालते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। लिगेंड्स कितने अटैच हैं 4, और क्लोराइड आयन की डेंसिटी की हमने बात की थी, इसकी डेंसिटी होती है 1, इट इज़ अ मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 4। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, देखो निकेल का निकालना है, इसको हमने x मान लिया, +4 × क्लोरीन पे चार्ज हमें पता है -1 होता है, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है -2। तो x - 4 = -2, x कम्स आउट टू बी +2। तो इसका मतलब ये है इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में जो निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी 2+। चलिए यदि हम इसके ऑक्सीडेशन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात करें बेटा, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या आएगा, देखो ध्यान से एक बार। अब इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में जो निकेल है वो किस फॉर्म में है, देखिएगा आप Ni2+ की फॉर्म में। तो निकेल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 28, मीन्स 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। 2 पॉजिटिव का मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमें क्या करने पड़ेंगे सब्ट्रैक्ट, प्लस Cl कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 2, तो 4 कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे 8। टोटल कितना होगा देखो 26 + 8 34। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा 34। सो इन चीज़ों को ध्यान से रखिएगा बेटा, कैसे आप टैकल करोगे इन चीज़ों को। 3 चीज़ें हमने निकालनी सीखी हैं, 1 इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड थर्ड इज़ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये प्रॉब्लम आपके लिए है K3CrC2O4 3, और एक एग्जाम्पल है ये। चलिए इस तरीके का कर लेते हैं एक बार। अब देखो यदि इसमें आप कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हो बेटा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा याद रखिएगा कोऑर्डिनेशन स्पेयर से निकलता है। कोऑर्डिनेशन नंबर में आयनाइजेशन स्पेयर का कोई रोल नहीं होता है। तो कितने लिगेंड्स हैं 3। C2O4 इसको हम कहते हैं ऑक्सलेटो, और ऑक्सलेट की जो स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रक्चर होती है बेटा ये,
तो इसके अंदर 2 डोनर साइट हैं और ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होता है। तो 3 × 2 कितना आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। ध्यान से देख लीजिए बेटा एक और, ऑक्सलेट की डेंसिटी 2 होती है, तो 3 लिगेंड्स प्रेजेंट थे, जितनी इसकी डेंसिटी थी उसी से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6। चलिए अब यदि हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की, तो ऑक्सीडेशन नंबर जिसका निकालना है उसको क्या अज्यूम करेंगे? x अज्यूम करेंगे। चलिए देखिए, तो x प्लस, अब पोटेशियम है, पोटेशियम पे हमें पता है +1 चार्ज होता है, प्लस 3 × ऑक्सलेट पे कितना चार्ज है? -1 और -1 -2, और क्योंकि न्यूट्रल है तो चार्ज किसके बराबर आएगा? 0 के। कीजिए सॉल्व, x + 3 - 6 = 0, x कम्स आउट टू बी +3। मीन्स इस पर्टिकुलर केस में जो क्रोमियम है वो Cr3+ की फॉर्म में है। चलिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं एक बार। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, तो 24 3 प्लस है, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, प्लस ऑक्सलेट डोनर साइट्स, अब देखो ध्यान से, एक लिगेंड्स हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेटा, तो यदि मैं उसके अकॉर्डिंग देखता हूँ तो 3 × 2 6 आना चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ डेंसिटी 2 है। मीन्स डेंसिटी 2 होने की वजह से जो एक लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 3 × 4 मीन्स 12। तो यदि आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 21 + 12, और इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 33। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते वक्त हमें डेंसिटी बड़े ध्यान से देखनी होती है किसी भी लिगेंड्स की। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, डेंसिटी आइडेंटिफाई करनी आपको आनी चाहिए बहुत अच्छे से। चलिए ये एग्जाम्पल है आपके लिए है, आप इसको खुद करके देखिएगा। NH3 आपको पता है न्यूट्रल लिगेंड्स होता है, क्लोराइड आपको पता है -1 चार्ज कैरी करेगा, NO2 भी -1 चार्ज कैरी करेगा, तो इसको सोल्व करके देखिएगा। सो दिस आर ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमने करना है। वर्नर्स थ्योरी की बात हम बाद में करेंगे। आप थोड़ा सा हेल्प लेना चाहो यहाँ से ले सकते हो, इसको जब हम नोमेनक्लेचर पे आएंगे तब मैं इसको डील करूँगा सारे पार्ट को। यहाँ एग्जाम्पल वाइज दिया गया है, देखो बेटा यूनिडेंटेट लिगेंड्स, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं उनके, ये स्ट्रक्चर दी गई है, चार्ज बताया गया है कितना आएगा, डोनर एटम भी बताया गया है कौन सा होगा, और इनका नेम क्या लिखा जाएगा ड्यूरिंग कॉन्फ़िगरेशन, वो चीज़ भी यहाँ मेंशन है। सिमिलरली फिर डाइडेंटेट लिगेंड्स या बाइडेंटेट लिगेंड्स जो हमने बात की थी, और इसी तरीके से हमारे पास पेंटाडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट की बात है, और ये न्यूट्रल हैं आपके। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए बेटा इसको रिवाइज़ कीजिए एक बार अच्छे से, और बुक में काफ़ी सारी प्रॉब्लम हैं नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, तो नोमेनक्लेचर आपको अभी नहीं करना है, बट वहाँ आप कोऑर्डिनेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ज़रूर सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, और वो हम तभी बहुत अच्छे से कर सकते हैं जब आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से आपने देखी हो और आपको इस चीज़ का आइडिया हो कि ये जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है ये है क्या। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।